हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अप्रैल 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी हेडलाइंस को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका को तैयार भारत। यानी भारत कई बार अपने आप को खुद पेश कर चुका है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि अगर भारत को ये अवसर मिलता है कि वो विश्व समुदाय में खाद्यान्न के रूप में अपनी भूमिका को और बढ़ा सके तो वो भारत के लिए बेहतर होगा, साथ ही विश्व के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है जो विश्व की खाद्यान्न समस्या को खत्म कर सकता है बहुत हद तक। तो उसी पर ही दुनिया के 90 देशों के मंत्रियों, शिक्षाविदों और सरकारी प्रतिनिधियों के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकदम स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। दुनिया के समक्ष जिस तरीके से खाद्य संकट पैदा होने की संभावना जताई जा रही है उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि ये तभी संभव होगा जब विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। देखिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बनाने वाली जो यूरोपीय लॉबी है उस पर भी विदेश मंत्री ने स्पष्ट दो टूक कर उन्हें चेतावनी दी कि एशिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। अगर उन्होंने चीन की तरफ इशारा किया, लेकिन नाम नहीं लिया चीन का, लेकिन उन्होंने इशारा करते हुए बोला कि पिछले कुछ एक दशक से जो भी कुछ एशिया में हो रहा है कि कोई एक अपनी प्रभुत्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो अन्य राष्ट्रों के लिए उचित नहीं है। देश की राजधानी में चल रहे रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर का लहजा भारतीय कूटनीति के बढ़ते आत्मविश्वास को स्पष्ट रूप से दिखा रहा था। जयशंकर इस कार्यक्रम में शामिल कई विदेश मंत्रियों का दूसरे गणमान्य कूटनीतिकों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। भारत यात्रा पर आई नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिकेन हुइतफेल्ट ने यूक्रेन का मुद्दा जब उठाया और उसमें भारत की राय जाननी चाहिए तो तब भी एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत इस पर कई बार बयान दे चुका है। भारत का स्पष्ट कहना है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। इसके बाद जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि जब हम संप्रभुता को आदर देने की बात करते हैं तो याद रखना चाहिए कि 1 वर्ष पहले ही हमने पूरी मानवता को भयंकर संकट में छोड़ दिया था। समय सभी देश अपने हितों और भरोसे में सामंजस्य बनाने में जुटे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जयशंकर यहाँ भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के बाद यूरोपीय देशों के सुझावों की तरफ इशारा कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत में अब 5 से 12 वर्षों के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा और भारत के दवा महानियंत्रक यानी DCGI ने 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन कोर्बेवैक्स और 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। वहीं 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए जाइकोव-डी के इमरजेंसी उपयोग को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन की कोरोना महामारी पर गठित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद DCGI ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी है। SEC ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल की कोरोना रोधी वैक्सीन कोर्बेवैक्स और 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने की पिछले सप्ताह सिफारिश की थी। 12 से अधिक आयु वर्ग के बच्चे जॉयडेक्स कैंडिला की जोकोवो-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है भारतीय प्रगति मैदान में कई देशों की भागीदारी वाला आहार मेला स्टार्ट हो गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO
द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित 5 दिवसीय आहार मेले के 36वें संस्करण का शुभारंभ मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस दौरान आईटीपीओ के अध्यक्ष एलसी गोयल समेत अन्य भी उच्चाधिकारी वहां पर मौजूद थे। इस बार मेले में जापान, यूएसए, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया, पेरू, रूस, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, यूएई जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। और आहार मेला खाद्य और आतिथ्य उद्योगों के ब्रांडों के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए लगाया जाता है, जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोग्राम है। आहार मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ये मेला चलेगा और इसमें जो टिकट का प्राइस रखा गया है वो 300 रुपये रखा गया है। आध्यात्मिक आश्रम की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने बनाई समिति। रोहिणी के स्वयंभू संत वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक आश्रम की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के कामकाज की देखरेख पूर्व आईपीएस किरण बेदी करेंगी। दरअसल आरोप है कि इस आश्रम में 100 से अधिक महिलाओं को जानवरों जैसी स्थिति में रखा जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। मंगलवार को इस आश्रम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने कहा कि महिलाएं और बच्चे एक कमजोर वर्ग हैं, इसलिए इन संस्थानों के कामकाज पर नजर रखने के लिए कुछ सतर्कता की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी समान नागरिक संहिता। अब ये जो टॉपिक उठा है, जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, फिर जब उत्तराखंड में भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा बनी तो सबसे पहला जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था वो यही था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अब इसमें एक मीडिया में एक न्यूज़ आई कि जो सुशील मोदी हैं बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने बोला है कि बिहार में भी समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। तो सुशील मोदी ने स्वयं मीडिया में आकर इस बात का खंडन किया है और बोला है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2 टूक कहा कि उन्हें बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कभी नहीं कही है। अलबत्ता उन्हें इसकी जानकारी है कि उत्तराखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। वहां स्पष्ट रूप वाली भाजपा की सरकार है। मंगलवार को सुशील मोदी ने स्पष्ट किया कि वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर अपने भाषण में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस वक्तव्य की चर्चा की थी कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। नेक्स्ट है कि बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर हो सकता है विचार। ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि न्यायपालिका की बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने जैसे मुद्दों पर शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की पीठ ने शीर्ष अदालत के गलियारे में भीड़ की स्थिति को भयानक बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया जा सकता है। इसे लेकर बार नेता अर्धेदुमौली कुमार प्रसाद ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसका संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने 8 मार्च को केंद्र और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री से जवाब मांगा था। इसमें न्यायपालिका की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास एक न्यायिक विस्टा के विकास का आग्रह किया गया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कोई प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्वनिधि योजना। देखिए, जो स्वनिधि योजना है, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए, यानी कि जो पटरी पर, रेहड़ी पटरी पर जो व्यापार करते हैं या दुकानें अपनी लगाते हैं, उनके लिए चालू की गई थी, वो अब उसके दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। 126 शहर को इसमें और शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी लगाने वाले वेंडरों के लिए शुरू की गई स्वनिधि योजना का विस्तार करते हुए इसमें 126 और शहरों को शामिल कर लिया गया है। इस योजना के विस्तार के बाद 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और परिवार इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में कुल 125 शहरों को रखा गया था। अब इन शहरों की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। इस योजना के चरणबद्ध तरीके से देश के सभी शहरों को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में स्वनिधि से समृद्धि योजना में 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों को लिया गया है।
जनवरी 2021 को लॉन्च पहले चरण में 125 शहरों में स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है राष्ट्र की नींव को सहेजने की जरूरत। अब ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, देखिए यहाँ पर बुजुर्गों को या उनकी समस्याओं को, उनके महत्व को, उनकी ज़रूरतों को और समाज में उनका क्या योगदान होता है, इन सब बातों को कोट किया गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमें अपनी नींव को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि हम जितनी आधुनिकता पर सवार हैं या आज जितनी भी हम तरक्की कर रहे हैं, उस तरक्की में कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का भी हाथ होता है। आज जो हम अपनी जो वर्ल्ड क्लास सड़कों पर रफ्तार भरते हैं, उन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर यही बुजुर्ग कभी जाया करते थे, साइकिल से, स्कूटर से या कार से। तो उन्होंने वो दौर भी फेस किया है, लेकिन वो कभी रुकते नहीं थे क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था। तो इन्हीं सब बातों को इस आर्टिकल में बताया गया है और ये बताया जा रहा है कि आज भारत में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। अगर हम बात करें, ये आंकड़ा जो है 2031 तक लगभग 20 करोड़ हो जाएगा, यानी कि लगभग इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि भारत का ये जो शानदार विकास है, इसको एक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। और अगर मैं दूसरी तस्वीर देखता हूँ तो मतलब इसमें इन्होंने 2 तस्वीरों को बताया है। एक तस्वीर ये बताई कि जब मैं फ़्लाइट पकड़ने जाता हूँ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो 2 तस्वीरें मेरे सामने आती हैं। पहली तस्वीर उस विशालकाय बहुमंजिली विश्वस्तरीय इस इमारत की दिखती है जिसे हम भारत के शानदार विकास के लिए प्रतीक के रूप में मांगते हैं, यानी कि डेवलपमेंट। इन्हें एक तस्वीर में डेवलपमेंट दिखाई देता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं, इंटरनेट दिखाई देता है, ये सब इनको डेवलपमेंट दिखाई देता है। और जब ये दूसरी तस्वीर देखते हैं कि उन बुजुर्ग दंपतियों को जो सुरक्षा, बैगेज और बोर्डिंग की कतारों में से गुजरते हुए अपने बैग को पकड़े लंबे लंबे कॉरिडोर और कतारों में आगे बढ़ने का संघर्ष करते नजर आते हैं। प्रवेश के समय मौसम की बेरहमी से लेकर पहली बार एस्केलेटर और ऑटोमेटिक वॉकवे का इस्तेमाल करने के डर या उनका संघर्ष साफ दिखाई देता है। यानी कि हमने तरक्की तो करी, लेकिन जो बुजुर्गों का संघर्ष है, मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं तब भी वो जा रहे हैं, डरते हैं एस्केलेटर पर चढ़ने से, ये सब ये बता रहे हैं। चमक धमक भरा ये नया भारत पुराने भारत के ही खून पसीने से बना है। बिल्कुल सही है, ये पुराना भारत ही था जो गड्ढों में भरी सिंगल रोड पर साइकिलों और स्कूटर से अपना कर्तव्य किसी धर्म की तरह निभाने की मशक्कत करता था और बच्चों के भविष्य की खातिर पैसा बचाने के लिए अपने खर्चे कम करता था। अगर इसमें हम आगे बात करें तो नए भारत के लिए किताबें, कंप्यूटर और उपकरण जुटाना और महंगे स्कूल की फीस भरना, यह धरती के नीचे छिपे उन्हीं संघर्षों की नींव है जिस पर नया भारत खड़ा किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक 3 में से 2 बुजुर्ग किसी लंबी या असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, 3 में से 1 अवसाद का शिकार हैं, यानी डिप्रेशन का शिकार हैं। प्रत्येक 4 में से 1 मामले में यही सामने आता है कि उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। कभी कभी वे घर पे ही गिर जाते हैं, कई मामलों में तो इस कारण से मौत तक हो जाती है। ऐसे में अब इस सच्चाई का सामना करने का वक्त आ गया है कि न्यू इंडिया अपनी सोच समझ और ऊर्जा का इस्तेमाल करे। अब इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एयरपोर्ट जैसी सार्वजनिक जगहों पर और घर जैसे निजी स्थानों पर बुजुर्गों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार ऑडिट करना होगा कि वे बुजुर्गों के लिए कितने अनुकूल हैं। दूसरा, अपनी मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा में हमें बुजुर्गों की देखभाल को एक अलग विषय के रूप में प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसमें मानसिक और भावनात्मक सहयोग के साथ ही बुढ़ापे के प्रति सम्मान पर जोर देना भी आवश्यक है। कोरोना संक्रमण जब चरम पर था तब कई बुजुर्ग नागरिकों को वायरस के कारण अपने साथियों को गंवाने का दंश भी झेलना पड़ा। उस समय बुजुर्गों की मौत से जुड़ी खबरें बहुत आम थी। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य, नौकरी से रिटायरमेंट, बच्चों का उनसे बहुत दूर रहना
उम्र के कारण लाचारियां, संगठित समुदायों की कमी एवं कुछ बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार से उनकी भावनात्मक स्थिति और बिगड़ती जाती है। बात सही है। देखिए, एक इंसान जो पूरी उम्र नौकरी करता है और बच्चों का पालन का पोषण करता है, और जब वो रिटायर हो जाता है या तो बच्चे उसके अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनसे दूर रहने लगते हैं। जब बच्चों की आवश्यकता बुजुर्ग दंपतियों को होती है तब बच्चे उनके साथ नहीं होते हैं। तो इन सब पर भी अब फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट इसमें दिखाया गया है कि बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी देखभाल स्कूली स्तर से ही हमारी शिक्षा में शामिल होनी चाहिए। हमारी मूल्य प्रणाली बुजुर्गों के प्रति सम्मान के आधार पर बनाई गई थी और उसे हमारे स्कूल, हमारी फिल्मों और साहित्य के जरिए फिर से मजबूती देनी होगी। हाल में पद्म पुरस्कार पाने वालों में काशी के 125 वर्षीय योग गुरु स्वामी शिवानंद और 65 वर्षों तक वृक्षारोपण करने वाली 107 वर्षीय थिमका से युवाओं को परिचित कराना होगा ताकि वे इन बुजुर्गों का सम्मान करें। आज की पीढ़ी को यह मालूम होना चाहिए कि जिन सुख सुविधाओं का वो भोग कर रहे हैं वे आखिर किसकी देन है। चौथा है कि हमें ऐसे बुजुर्गों के लिए फिर से रोजगार अथवा सक्रिय रहने के विकल्प तलाशने होंगे जिससे वे अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। उनमें ऐसी ऊर्जा और दशकों का अनुभव है जो महत्वपूर्ण है, किंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाता है और उसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त समुदाय की मदद शिक्षा क्षेत्र में लेने के लिए अवसरों की तलाश होनी चाहिए। देश के स्कूलों में लगभग 19% या 11.16 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा करीब 70% तक का है। इस प्रकार अकाउंट्स, मेडिसिन और कानून के क्षेत्र में रिटायर्ड कर्मचारी महत्वपूर्ण दबाव या बदलाव ला सकते हैं। पांचवा क्या है, उपरोक्त सुझाव को मूर्त रूप देने के लिए हमें केंद्र और राज्यों के स्तर पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत है। इस मंत्रालय के पास एक ऐसे नए भारत को स्वरूप देने के लिए जरूरी शक्तियां और संसाधन होने चाहिए जो अपने बुजुर्गों का भली भांति ख्याल रखता हो। ये बात सच है। बुजुर्ग हमारी नींव होते हैं, चाहे वो परिवार हो या फिर समाज हो। परिवार में भी दादा दादी, नाना नानी होते हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, क्या सही है क्या गलत है वे बताते हैं। इसलिए बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करिए। बहुत से परिवारों में या न्यूज़ चैनलों में भी हम CCTV फुटेज के माध्यम से देखते हैं कि बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां वो सिक्योर फील करें और उनका मार्गदर्शन हमारी अगली पीढ़ी को सदैव मिलता रहे। नेक्स्ट पर आते हैं कि समाज का दोष सरकारों के सिर पर। अब देखिए, राजस्थान में एक घटना हुई जब पुजारी जी ने एक हरिजन को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। विवाह के बाद वो आशीर्वाद लेने मंदिर में आए थे। तो इस घटना को अब सरकार के कामकाज से जोड़ा जा रहा है। अब इसमें सरकार का क्या रोल है ये भी समझना चाहिए। सरकार नहीं कहती है कि आप उन्हें मंदिर में आने से रोकिए, फिर सरकार को इसमें क्यों घसीटा जाता है। इसी बात को यहाँ पर कोट किया गया है और ये बताया गया है कि समाज अब आगे जब बढ़ रहा है तो इन सब कुरीतियों से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि आप इस आर्टिकल को देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिया गया है जिसे हम डिस्कस करें। तो आप इस आर्टिकल को या तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। रुकिए, हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जो होगा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि विकास गाथा का हिस्सा बनेंगे निवेशक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक निवेशकों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। अमेरिका में US इंडिया बिजनेस काउंसिल और CII की तरफ से आयोजित बिजनेस राउंड टेबल बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि तमाम व्यवधानों के बावजूद भारत वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश होगा और विकास की यह गति आगे भी कायम रहेगी। दुनिया के बड़े निवेशक और उद्यमियों ने उन्हें निवेश का भरोसा दिया है। निवेश को लेकर वित्त मंत्री के साथ बातचीत में मुख्य रूप से क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन स्टील, वेस्ट टू एनर्जी एवं कार्बन कैप्चर क्षेत्रों से जुड़ी उद्यमियों ने निवेश की दिलचस्पी दिखाई है। वित्त मंत्री विश्व बैंक व IMF की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका गई हुई हैं।
चलिए, एक न्यूज़ आई थी कि इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात अब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने निर्यात से मना कर दिया है। तो उसमें क्या होगा कि लगभग 20 से 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी पाम ऑयल के रुपए में। उससे घरेलू सामान जैसे होते हैं साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ये सब महंगे हो जाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि निर्यात जारी रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि पाम ऑयल में अब 10% की या उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स में 10% की बढ़ोतरी संभव है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये परमाणु युद्ध की चेतावनी अब रूस ने दे दी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से पोलैंड को भी गैस आपूर्ति रोक दी है और एकदम मतलब क्लियर कट दुनिया को संदेश दिया है कि अगर यूक्रेन अभी भी नहीं मानता है तो उसे परमाणु युद्ध देखना पड़ेगा। नई न्यूज़ है कि श्रीलंका में पीएम दफ्तर के बाहर डटे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कल आवास घेरा था, आज दफ्तर घेर लिया है। अभी वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और वहां पर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को बढ़ाएंगे किम। किम जो है वो लगातार उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न करना चाहते हैं, उसी पर न्यूज़ है ये। किम ने सेना की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर सोमवार रात सैन्य परेड में यह बात कही। परेड में अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाने वाली शक्तिशाली हथियार प्रणालियां प्रदर्शित की गईं। किम की टिप्पणी से यह जाहिर होता है कि वह अमेरिका समेत अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बनाने के लिए हथियारों का परीक्षण जारी रखेंगे। यह परेड ऐसे समय हुई है जब यह कोरियाई देश अमेरिकी प्रतिबंधों और कोरोना महामारी के चलते आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। राजधानी प्योंगयांग में निकाली गई परेड में सैनिकों और लोगों से किम ने कहा कि हम अपने देश की परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। चलिए, तो ये आज का 27 अप्रैल 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।